बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सदुल्ला खान हूँ। कमीशन बन चुका है 6 जजेस के ख़त पर तहकीकात करने के लिए, लेकिन अभी तक इसकी बाज़गश्त सुनाई दे रही है, इस पर रद्द-ए-अमल आ रहा है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बिल्कुल इस कमीशन को तस्लीम नहीं कर रही है और इसको यकसर मुस्तरद कर दिया है तहरीक-ए-इंसाफ ने, और कह रही है कि हाजिर सर्विस जो जज हैं उनका कमीशन बनाया जाए या ओपन कोर्ट में इसकी हेयरिंग होनी चाहिए। एक रिटायर्ड जज का कमीशन कोई रिज़ल्ट नहीं निकाल सकता। वैसे भी अगर आप माजी के कमीशन पे बात करें, हमूदुर रहमान कमीशन से लेकर अब तक के कमीशन पर, तो खार ही कोई कमीशन होगा जिसका कोई नतीजा हमारे सामने आया। बहुत सारे ऐसे कमीशन बने कि जिसकी रिपोर्ट से मंजर आम पर नहीं लाई गई, और जब उसका मुतालबा किया गया कि रिपोर्ट मंजर आम पर लाई जाए तो ये कहकर रिपोर्ट मंजर आम पर लाने से इनकार कर दिया गया कि यह मुल्की मुफाद में नहीं है। इससे अगर ये रिपोर्ट सामने आ जाएगी तो इससे अमन आमा का ख़तरा पैदा हो जाएगा, नक्शे अमन का ख़तरा पैदा हो जाएगा। तो मुख्तलिफ तरह की चीज़ें करके रिपोर्टों को छुपाया जाता रहा। बहुत सारी रिपोर्ट्स, सेंसिटिव वाक़यात। अच्छा, अब आप ये देखिए कि कई ऐसी चीज़ें होती हैं चलें जिस पर वाकई कमीशन जो है वो बनाना होता है, लेकिन ज़्यादातर कमीशन जो पाकिस्तान में बने हैं वो सेंसिटिव मामला पर बने हैं या अवामी दबाव और गुस्सा ठंडा करने के लिए बने हैं। और ऐसे कई कमीशन मौजूद हैं। मसलन एक हमूदुर रहमान कमीशन बनाया गया था। हमूदुर रहमान कमीशन साने मशरकी पाकिस्तान के बाद बनाया गया था। उसकी रिपोर्ट, वो उस कमीशन ने अपना काम किया, उसकी रिपोर्ट कभी मंजर आम पर नहीं आ सकी। फिर आप जानते हैं कि कई साल गुजरने के बाद उसके कुछ टुकड़े मंजर आम पर आए, कुछ इंडियन अखबारात में चीज़ें शाया होना शुरू हुई और वहाँ से रिपोर्टें सामने आना शुरू हुई। तो हमूदुर रहमान कमीशन की प्रॉपर रिपोर्ट कभी भी फिर हमारे सामने ना आ सकी। बेनज़ीर भुट्टो कत्ल केस का एक बनाया गया था। एक खरोटाबाद वाक़या पेश आया था। खरोटाबाद वाक़े पर भी बहुत अवामी गम गुस्सा और रद्द-ए-अमल आया था। आपको याद होगा खरोटाबाद वाक़या जिन लोगों के हाफ़ज़े में है, जिसमें जो है वो ओपन फायरिंग का वाक़या पेश आया था और उसमें जो है वो केस ऑफ मिस आइडेंटिटी बन गया था और उसमें फायरिंग की गई थी। तो खरोटाबाद वाक़े का पर कमीशन बनाया गया। 2 मई का एबटाबाद का कमीशन बनाया गया। लापता अफराद का कमीशन, मेमो गेट, मेहरान गेट, ये अच्छा, इनमें से ज़्यादातर जैसे मैंने कहा कि सेंसिटिव मामलात होते हैं जिस पर कमीशन बनाया जाता है। तो ये सारे वो मामलात थे जो बहुत सेंसिटिव थे और उस पर कमीशन बना दिया गया ताकि वक्ती तौर पर आवाम का जो की तवज्जो है वो उससे हटाई जाए। फिर चीनी गंदम का बहरान आया, उसका स्कैंडल, उसका कमीशन बना। ब्रॉडशीट स्कैंडल का कमीशन बना। सलीम शहजाद को कत्ल कर दिया गया नामालूम अफराद की जानिब से, तो सलीम शहजाद के कत्ल का कमीशन एक बना। फिर इसी तरह से सियालकोट वाक़या हुआ, गोजरा वाक़या हुआ, इन पर भी कमीशन बने। लेकिन मुतअद्दिद कमीशन ऐसे हैं जो फिर जो लफ्ज़ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ कि कालीन के नीचे उस मामले को डाल दिया जाता है, अंडर द कारपेट। तो ये ज़्यादातर कमीशन जो है वो बनाकर मामले को गोल मोल कर दिया गया या उसके हक़ाइक़ फिर मंजर आम पर ना आ सके। अवाम की तवज्जो बढ़ गई चंद महीने गुजरने के बाद। नहीं, हमारे पाकिस्तान में इतनी हैपनिंग होती है, नई चीज़ें आ जाती हैं तो पुरानी पर तवज्जो हट जाती है। इसीलिए शायद एक और कमीशन बनाया भी इसीलिए गया है और इसको मुस्तरद भी इसलिए किया जा रहा है क्योंकि माजी में बनाए जाने वाले जो कमीशन हैं उससे कोई ख़ास चीज़ें बरामद नहीं हो सकें। तो अब देखिए इसका कमीशन का क्या बनता है और इसकी क्या रिपोर्ट हमारे सामने आती है या नहीं आती। साना मॉडल टाउन पर भी कमीशन आपको याद होगा बनाया गया था। वो आज तक साना मॉडल टाउन के ज़िम्मेदारान को भी सज़ा नहीं मिल सकी, बल्कि ज़िम्मेदारान का तयन ही नहीं हो सका। तो देखिए इस कमीशन का मुस्तकबिल क्या होता है जो कि 6 जजेस के ख़त पर तहकीकात करने जा रहा है। अच्छा जी, कुछ और चीज़ें ज़रा पंजाब पर आ जाते हैं। पहले पंजाब में राना सनाउल्लाह साहब को बहुत अहम जिम्मेदारी मिलने का इम्कान है। राना सनाउल्लाह साहब के बारे में मैंने शुरू में ही कहा था कि वो वफाक में कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहे, और मैंने आपको शुरू में भी कहा था कि शायद वो पंजाब में मरीम नवाज़ को असिस्ट करने के लिए आए। वैसे भी उनको मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ के करीब समझा जाता है, तो मरीम नवाज़ चाहेंगी भी कि पंजाब को ज़रा थोड़ा सा हैवी करें, अपनी कैबिनेट को ज़रा स्ट्रॉन्ग करें, और इसलिए राना सनाउल्लाह को पंजाब में लाने पर गौर किया जा रहा है। मोस्ट प्रोबेबली वो मुशीर दाखिला आ सकते हैं और ये जो इंटीरियर के मामला हैं सारे, वो शायद राना सनाउल्लाह साहब पंजाब में आकर संभाल लें। इस बात का इम्कान काफ़ी ज़्यादा है। वैसे भी इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है उसमें एक तो यह है कि नून लीग की जो कैबिनेट है पंजाब में, मरीम नवाज़ की जो कैबिनेट है, उसमें 2 मिनिस्टर्स के अलावा कोई और मिनिस्टर ग्राउंड पर दिखाई नहीं दे रहा। यानी आपको एक सलमान रफ़ीक नज़र आएंगे जो हेल्थ के मामला पर चल रहे हैं, दूसरा आपको इमरान नज़ीर नज़र आएंगे, ख्वाजा इमरान नज़ीर जो प्राइमरी हेल्थ पे काम करते हुए एक्टिव नज़र आ रहे हैं, या फिर कुछ फैक्ट्रियों पर छापा मारते हुए, जाली करीमें पकड़ते हुए, इस तरह की जिम्मेदारियां सर अंजाम देते हुए ख्वाजा इमरान नज़ीर नज़र आ रहे हैं। लेकिन इनके अलावा आपको कोई और मिनिस्टर उस तरह से ग्राउंड पर नज़र नहीं आएगा। हाँ, उज़मा बुखारी हैं
आज़मा बुखारी का मामला ये है कि वो चूंकि उनको वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं तो उनका उस तरह से तो ग्राउंड पे कोई वर्किंग है नहीं, लेकिन पॉलिसीज़ बनाना, चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना, उसके लिए आपको एक तगड़े मिनिस्टर की ज़रूरत है इंटीरियर के हवाले से भी, तो वो है नहीं इस वक्त। अभी सूरत हाल यह है कि जो मोहसिन नकवी साहब यहाँ पर छोड़ कर गए थे पॉलिसीज़, उन्हीं की पॉलिसीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं उनके मिनिस्टर्स। बल्कि ख्वाजा इमरान नज़ीर ने अभी जब छापा मारा तो उनके बारे में ये पता चला कि वो बराह रास्त उसकी जो डिटेल्स हैं वो शेयर कर रहे हैं मोहसिन नकवी साहब के साथ। उसकी कई वजूहात हो सकती हैं, एक तो ये कि वो वफाकी वज़ीर दाखिला हैं मोहसिन नकवी, और कई चीज़ें इसमें से ऐसी हैं जब आप छापा मारते हैं या कई चीज़ें ऐसी हैं उसका ताल्लुक़ जो है वो इंटीरियर के साथ होता है, इस तरह के मामलात के साथ, तो ऐन मुमकिन है उसकी वो रेलेवेंस बनती हो कि मोहसिन नकवी को रिपोर्ट कर रहे हैं। ऐन मुमकिन है कि मोहसिन नकवी से रहनुमाई ले रहे हों क्योंकि वो अभी वज़ीर आला रहकर गए हैं तो उन्हीं के साथ राब्ते में हों। बहरहाल हर दो सूरतों में ये एक थोड़ा सा हैरान कुन तो है कि पंजाब में मरीम नवाज़ के जो मिनिस्टर हैं, ख़ास तौर पर ख्वाजा इमरान नज़ीर और एक दो और, वो मोहसिन नकवी साहब के साथ राब्ते में हैं या उनसे एडवाइस ले रहे हैं या उनको रिपोर्ट कर रहे हैं या उनके साथ चीज़ें शेयर कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि राना सनाउल्लाह साहब के आने के बाद ये शायद जो राब्ता है वो मुनक़ता हो जाए या इसको कट लगा दिया जाए। और वैसे भी शायद मरीम नवाज़ ना चाहें कि उनके मिनिस्टर जो हैं वो पंजाब में वफाक में जो वफाकी वज़ीर दाखिला हैं उनके साथ राब्ते में हों या उनके साथ चीज़ें जो हैं वो चल रहे हों, ख़ास तौर पर वो जब उनको अपनी मर्ज़ी से ना लगाया गया हो। तो इस तरह की जो आने वाले दिनों में हमें चेंजेस हैं वो दिखाई दे सकती हैं जब राना सनाउल्लाह पंजाब में आ जाते हैं। अच्छा, अब आप देखिए कि कुछ जो पाकिस्तान के चैलेंजेस हैं उनमें से जो इकनॉमिक चैलेंजेस हैं वो बहुत सवेयर इकनॉमिक चैलेंजेस हैं, और ख़बर यह है कि IMF ने पाकिस्तान का बजट बनाना शुरू कर दिया है। IMF ने पाकिस्तान के बजट पे काम शुरू कर दिया है। आप हैरान होंगे कि IMF कैसे बजट बनाएगा। IMF ही सारे खद्दोखाल बना के देगा पाकिस्तानी हुकूमत को, कहेगा कि आपका बजट इस तरह का होना चाहिए अगर आपको अगले प्रोग्राम में जाना है। तो उसको आप शराइत कह लें, उसको आप तजावीज़ कह लें या कुछ भी कह लें, लेकिन आपको उसी खद्दोखाल में रहते हुए काम करना पड़ेगा जो आपको IMF बना कर देगा। IMF को आपको बताएगा कि अगर आपको $8 अरब चाहिए या $8 अरब का अगला प्रोग्राम चाहिए तो उसके लिए आपको ये रिफॉर्म्स लाना पड़ेंगी, ये नए टैक्सेस लगाना पड़ेंगे, बिजली की कीमतें बढ़ाना पड़ेंगी, गैस की कीमतें बढ़ाना पड़ेंगी, ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करना पड़ेंगे, तभी आपको $8 अरब का कर्ज मिल सकता है और IMF की शराइत को पूरा करना पड़ेगा। तो जाहिर है उसमें से ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो तो बजट में लागू करना पड़ेंगी, बजट में नाफिज करना पड़ेंगी, और उसके लिए बजट का जो बुनियादी स्ट्रक्चर है वो IMF ने बनाना शुरू कर दिया है, उस पर काम शुरू कर दिया है। वो चंद दिन में पाकिस्तान के हवाले हो जाएगा और फिर पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर और अपनी इकनॉमिक टीम के साथ मिलकर एक मंसूबा बनाएंगे, IMF का बजट बनाएंगे और वो बजट जो है वो पेश करेंगे। उसमें ज़्यादातर चीज़ें वही होंगी जो IMF की शराइत पर मबनी होंगी, क्योंकि आपको $8 अरब का अगला प्रोग्राम भी चाहिए। तो इस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी को IMF ने मुकम्मल तौर पर अपने निर्ग़े में ले लिया है, मुकम्मल तौर पर अपने कंट्रोल में कर लिया है, और पाकिस्तान ने महज उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करनी है या कहीं बहस मुबाहिसा करना है, जी यहाँ से रुपया छोड़ दें, वहाँ से ₹2 छोड़ दें, ये कर दें, वो कर दें। इतना ही क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा इनको मिलेगा, इसके अलावा नहीं मिलेगा। आपको के इल्म में होगा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आज रात को बढ़ने जा रही हैं। इम्कान यही है कि ₹10 पेट्रोल की कीमत बढ़ जाएगी, यानी 280 से बढ़कर 290 का पेट्रोल हो जाएगा, और आने वाले दिनों में शायद 30-40 रुपये और बढ़ जाए। तो इससे महंगाई का एक तूफ़ान आएगा, महंगाई बढ़ेगी, और आप जानते हैं कि पेट्रोल डीज़ल की कीमतें बढ़ने से पाकिस्तान में महंगाई में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है, और पेट्रोल की कीमत बढ़ने से ही फिर क्या होता है, फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस लगते हैं बिजली के बिलों में, तो बिजली के बिल भी महंगे हो जाते हैं, बिजली भी महंगी हो जाती है। तो ये एक महंगाई का तूफ़ान भी आने वाले दिनों में आपको नज़र आएगा, ख़ास तौर पर बजट के बाद तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। ये इससे न सिर्फ लोग परेशान हैं, आवाम परेशान है, बल्कि ख़ुद हुकूमत भी परेशान है। अभी मैं पंजाब के कैबिनेट मेंबर्स की बात कर रहा था। पंजाब में कई काबीना के मेंबरान ऐसे भी हैं जो अक्सर सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कह रहे होते हैं कि भाई अब हमारे पास तो ऐसा लगता है कि आखिरी मौका है। ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू करते हुए वो कहते हैं कि हमारे पास तो आखिरी मौका है, हम पता नहीं अगली मरतबा तो हम आएंगे नहीं, तो ये हमें ये आखिरी बारी मिली है और उसके बाद न जाने कब तक हम दोबारा ना आ पाएंगे। यानी इस मरतबा भी वो आए तो नहीं थे, जिस तरह से उनको लाया गया है उन्हें इस बात का इदराक है,
और यही वजह है कि इस वक्त तक भी हुकूमत पंजाब में ख़ास तौर पर अपना पूरा रंग नहीं जमा सकी। मरियम ही दौड़ी फिरती हैं, कभी उधर चली गई कभी उधर चली गई। काबीना काम तो काबीना ने करना होता है, तो काबीना उस तरह से ग्राउंड पर हमें दिखाई नहीं दे रही। मरियम नवाज़ भी ऑप्टिक्स की हद तक करती हैं। कल मैंने आपको बताया था कि काम उन्होंने अनाउंस किया कि मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी सफाई मुहिम, और पूरा लाहौर जो है वो लाहौर तक साफ़ नहीं हो सका, तो बाकी पंजाब को तो आप छोड़ ही दीजिए, लाहौर तक साफ़ नहीं हो सका। अच्छा, वज़ीर आज़म साहब फरमा रहे हैं कि 5 साल में मईशत को हमें बदलना है, हमें 5 साल में मईशत को बदलना है। ठीक है, अच्छी बात है, आपके इरादे अच्छे हैं, मगर कैसे बदलना है, उसका कोई प्लान होना चाहिए, उसका कोई हल हो, आपके पास कोई यानी पेपर के ऊपर कोई प्लान होना चाहिए जिससे आप ये जो आपकी इकॉनमी है उसको ठीक करें, पाकिस्तान में का मईशत का निज़ाम ठीक करें और पाकिस्तान की मईशत को बदलें। इसके लिए कोई प्लान होना चाहिए, वो प्लान मौजूद नहीं है। जब इसहाक डार साहब आए थे तब भी हम ये सवाल उठाते थे कि इसहाक डार साहब करेंगे क्या, क्योंकि इसहाक डार के पास कोई प्लान नहीं है। हम प्लान का पूछते रहे, इस हुकूमत के पास भी प्लान तो है नहीं। IMF ने आपको प्लान बना के देना है, उस पर आप तरले करते रहेंगे, जी ये नहीं हो सका, ये नहीं कर सके, ऐसा ना करें वैसे ना करें, रोल ओवर कर दें, कर्जा अभी नहीं दे सकते, पैसे नहीं है जेब में, किस्त डिले कर दें, ये तो आप करेंगे। लेकिन कैसे हुकूमत अपनी इकॉनमी को ठीक करेगी? वज़ीर आज़म कह तो रहे हैं 5 साल में मईशत को बदलना है, लेकिन पहले तो ये बताएं 5 साल आप हैं भी या नहीं, और अगर 5 साल आप नहीं हैं तो फिर मईशत को बदलेंगे कैसे? तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जिस जानिब वज़ीर आज़म इशारा नहीं कर रहे, जिसका तरीक़ाकार नहीं बता रहे, लाहे अमल नहीं बता रहे। आखिरी बात यह है कि सेनेट इलेक्शन होने जा रहे हैं पंजाब में, तो वैसे ही बिला मुकाबला हो गए। खैबर पख्तूनख्वा में अभी तक रौला पड़ा हुआ है कि वहाँ पर होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि मुनरिफ जो मखसूस नशस्तों वाले लोग हैं उनका हल्फ नहीं करवाया गया। इलेक्शन कमीशन कहता है कि आप हल्फ नहीं करवाएंगे तो सेनेट इलेक्शन नहीं होंगे। हालांकि इलेक्शन कई चीज़ों के इलेक्शन, वज़ीर आज़म का इंतखाब, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब हो चुका है, बग़ैर इलेक्शन मखसूस नशस्तों के लोगों के बग़ैर उनके हल्फ हुए भी हो चुका है। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन कहता है कि नामुकम्मल ईवान से सेनेट का इलेक्शन हम नहीं होने देंगे, मखसूस नशस्तों का हल्फ आप कराएं। तो ये सिंध में बहरहाल इलेक्शन होने जा रहा है। वहाँ पर एक रौला पड़ा हुआ था फैसल वोडा का। जैसे आप जानते हैं कि मोहसिन नकवी साहब और औरंगज़ेब साहब मुंतखब हुए हैं, तो यहाँ इनको मुंतखब कराना फैसल वोडा साहब को भी उतना ही ज़रूरी है सिंध से। अब सिंध से पिछले दिनों मैंने आपको खबर दी थी कि MQM में रौला पड़ा हुआ है। MQM के लोग कह रहे हैं कि हम क्यों फैसल वोडा को वोट दें, हम अपना सेनेटर खड़ा करेंगे। तो फिर पार्टी के अंदर से कुछ सियानों ने अपने दोस्तों को, अपने राब्ता कमेटी के लोगों को, वर्कर्स को, कारकुनों को समझाया है कि भाई होश के नाखून लो, क्या कर रहे हो, ये जो हमें 20 सीटें मिली हैं, ये सीटें जिनके मरहून मिन्नत हैं, उनकी पसंद पर अगर एक सेनेटर भी मुंतखब नहीं कराएंगे तो फिर क्या रिकाउंटिंग शुरू कराना चाहते हो, क्या कराना चाहते हो? तो फैसल वोडा साहब पर फिर पार्टी को मना लिया गया है और पार्टी बिल आखिर राज़ी हो गई है। होना ही था, ये तो बात ही नहीं थी कि वो राज़ी ना होते, बस शुरू में थोड़ा सा नखरा दिखाया है, लेकिन अब वो राज़ी हो गए हैं कि ठीक है हम फैसल वोडा को सेनेटर बनाएंगे। तो पीपल्स पार्टी भी राज़ी हो गई है और MQM भी राज़ी हो गई है। अब फैसल वोडा सेनेटर बनने जा रहे हैं। अब फैसल वोडा को MQM की क्या मजबूरी है, कोई सवाल पूछे या सोचे कि भाई आप फैसल वोडा को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? तो जाहिर है कोई सच्चा होगा तो वो ये कहेगा ना कि भाई कहना टाल नहीं सकते, क्योंकि अगर कहना टालेंगे तो फिर जैसे हम पर भी बहुत एहसानात हैं, हम उन एहसानात का बदला दे रहे हैं। वरना तो कौन पार्टी है जो अपनी हक हलाल की 20 सीटें जीत कर आई हो, उन सीटों के ऊपर सेनेटर छोड़ती है? छोड़ नहीं सकते, हो ही नहीं सकता। तो MQM की मजबूरियां हमारे सामने हैं। और फैसल वोडा साहब की अब देखें ना कि बड़े बाउसूल बनते हैं, बड़ा कहते हैं कि जी ये नून लीग वाले ये हैं और पीपल्स पार्टी वाले ये हैं, रोज़ शो में बैठ के इन पर खुली तनकीद करते हैं और अब उन्हीं के वोटों से मुंतखब होकर सेनेटर बन रहे हैं। भाई आप इतने उसूल पसंद हैं तो फिर आप इनके वोट क्यों ले रहे हैं सेनेटर बनने के लिए? और जब आप इनके वोट लेकर सेनेटर बनेंगे तो फिर आप क्या पीपल्स पार्टी पर तनकीद कर सकेंगे, MQM पर तनकीद कर सकेंगे? पहले आप MQM पर तनकीद करते हैं, आप उन्हीं के वोटों से सेनेटर बनने जा रहे हैं। आपको तो कहना चाहिए फिर कि मैं बहुत उसूल पसंद हूँ, मैं हमेशा इन रवायती सियासतदानों पर तनकीद करता आया हूँ, चूँकि मैं बहुत उसूल पसंद हूँ, मैं इनके वोटों से सेनेटर नहीं बनता, जो मैं बनता ही नहीं हूँ। लेकिन वो ऐसा नहीं कहेंगे। तो उसूल, ज़ाब्ते, अखलाकियात सब पाकिस्तान में एक तरफ रह जाते हैं। जब अपॉर्चुनिटी मिलती है तो फिर इंसान सिर्फ अपॉर्चुनिटी बनने को तरजीह देता है और अपने उसूल, ज़ाब्ते सारे उठाकर अलमारी में रख देता है। यही फैसल वोडा साहब ने किया है, यही MQM ने किया है और यही पीपल्स पार्टी ने किया है। सब एक दूसरे के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने में लगे हैं ताकि उनके अपने मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ होता रहे। और ये सब लोग हालात के सताए और हालात के मारे हुए हैं, मजबूर हैं, इसलिए इन्हें कुछ मत कहा करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।